चलिए फ्रेंड, आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर आगे क्लास बात करते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें सपोर्ट करें फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में भाग्य ने जापान का साथ नहीं दिया, इधर जर्मनी की पराजित हो गई थी। ठीक है, जापान के अधीन जो भी राज्य थे उस पर दोबारा अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ऐसी परिस्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो के लिए रवाना हुए, किंतु फॉर्मोसा द्वीप के पास प्लेन क्रैश हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी डेड बॉडी न होने के कारण इनकी मृत्यु रहस्य बना हुआ है। अभी सुभाष चंद्र बोस अभी जर्मनी जो है प्रवास के दौरान एक जर्मनी महिला इमित्री सेंगल से विवाह किया, जिन्हें एक पुत्री हुई जिनका नाम अनीता है, जो वर्तमान में अमेरिका के नागरिक हैं। आजाद हिंद फौज की बात करते हैं फिर तो 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी को सम्मानित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हे राष्ट्रपिता, भारत के इस पवित्र मुक्ति संग्राम का प्रारंभ हो चुका है और इस मुंह से मैं अपने आपके आशीर्वाद और शुभकामना की आवश्यकता है। गांधी जी के जो है जीवनी लेखक लुई फिशर ने जब गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा, तब गांधी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस देशभक्त नहीं बल्कि देशभक्तों के देशभक्त हैं। दिल्ली के लाल किले में मुकदमा, 3 प्रमुख थे जो है शहमाद खां और प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। आगे बात करते हैं। आजाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण किए जाने के बाद उनके अधिकारियों पर दिल्ली के लाल किले मुकदमा चलाया गया। इन तीनों लोगों को बचाने के लिए आजाद हिंद फौज का बचाव का गठन किया। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, शहबाज खां, प्रेम सहगल और गुरुदयाल ढिल्लो। आगे बात करते हैं। अब इसमें देखिए, और तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुण असफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन वकीलों के तमाम कोशिशों के बावजूद फौजी अदालतों ने इन अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई, जिसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में हुई और देश में नारे लगाए गए, लाल किला को तोड़ दो, आजाद हिंद सैनिकों को छोड़ दो। अतः विवश होकर तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवल को अपनी जो है विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनकी मृत्युदंड सजा को माफ करना पड़ा। इसी मुकदमे में एक अन्य अधिकारी राशिद अली की 7 वर्ष की सजा सुनाई गई। अब CR फार्मूला की बात कर लेते हैं, जिन्हें राजगोपालचारी राजा जी भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास को, यानी चित्तरंजन दास को राजा जी भी कहा जाता है। तो 10 जुलाई 1944 को मुस्लिम लीग यानी जिन्ना ने मना कर दिया इस फार्मूले को। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नेता राजगोपालचारी को, ठीक है, राजगोपालचारी ने कांग्रेस में मुस्लिम लीग के समझौतों के लिए एक फार्मूला प्रस्तुत किया। प्रावधान में निम्न थे: मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग करे और अंतरिम सरकार में कांग्रेस की सहयोग की भूमिका निभाए। दूसरा था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी भागों में मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के सीमा का निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए और जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर उन क्षेत्रों को निर्वासियों के बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि भारत के साथ उनके संबंध विच्छेद किए जाए या नहीं। तीसरा, मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग की मांग को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दलों को मतदान के लिए पहले ही विचारधारा थी दृष्टिकोण में प्रचार की पूरी स्वतंत्रता होगी। चौथा था, विभाजन की स्थिति में रक्षा, व्यापार, संचार और दूसरी विशेषों की आपसी समझौते की व्याख्या की जाएगी। पांचवा था, ये सभी शर्तें तभी मानी जाएंगी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। इस फार्मूले को जिन्ना ने स्वीकार कर दिया। गांधी जी और जिन्ना के बीच 9 सितंबर से 27 सितंबर के बीच बातचीत चलती रही। उसी दौरान गांधी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी, किंतु जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर बना रहा। आगे चलकर इसी फार्मूले के आधार पर भारत का विभाजन किया गया। वेवल योजना 1945 में आया। इसमें बात करते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के वापस जाने के बाद लॉर्ड वेवल भारत के गवर्नर जनरल बने और 14 जून 1945 को भारतीय जनता के एक प्रसारण किया। उसी दिन भारतीय सचिव आमरी ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दिया। उसी के बाद भारतीयों के समक्ष वेवल योजना प्रस्तुत किया गया। आगे बात करते हैं, प्रावधान उसमें क्या क्या थे वेवल प्लान में। तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा और परिषदों में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएंगे। अगला था, वायसराय की कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या जो है सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण के विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। तीसरा था, शीघ्र ही भारतीय नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा स्वयं एक संविधान बनाया जाएगा।
शिमला सम्मेलन में 21 नेताओं को बुलाया गया, जो 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला। इसके प्रावधानों के अंतर्गत ही शिमला में एक सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। तो पहले वेवल आया था, फिर शिमला आया था, याद रखिएगा, क्रम पूछता है यूपीएससी में। ठीक है। और प्रमुख नेता कौन कौन थे उसमें? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद, खान बहादुर खां, खान गफ्फार खां और जिन्ना, दारा सिंह, इस्माइल खां। ठीक है। गांधी जी शिमला में ही थे, लेकिन ये शामिल नहीं हुए। नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। आगे बात करते हैं। शर्त रख दी गई कि मुस्लिम लीग ने इनका चयन स्वयं मुस्लिम लीग ही करेगी। इनके अड़ियल रुख के कारण 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चलने वाला शिमला सम्मेलन असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को स्वीकार कर दिया। इसीलिए वेवेल ने 14 जुलाई 1945 को शिमला सम्मेलन की असफलता घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग ने 1943 की कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत नारा दिया गया कि बांटो और भागो। ठीक है। नौसेना विद्रोह ये पूछता है, 18 फरवरी 1946 को हुआ, यानी पहले जो है वेवल आया, फिर शिमला हुआ, फिर उसके बाद नौसेना विद्रोह हुआ। नौसेना में शामिल भारतीय सैनिकों के साथ जो है दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। उन्हें यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले कम वेतन मिलता था, खराब भोजन मिलता था, नस्लीय अत्याचार पर भेदभाव होता था और एक नाविक बीसी दत्त के द्वारा जहाज पर अंग्रेजों को भारत छोड़ो लिख देने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इन्हीं सारी कारणों से रॉयल जो है इंडियन नेवी के सैनिकों ने 18 फरवरी 1946 को बंबई में विद्रोह कर दिया, जिसे HM-15 तलवार के 1100 सैनिकों शामिल थे। देखते देखते यह विद्रोह मद्रास, कराची और कलकत्ता तक पहुंच गया। 9 सैनिकों का यह विद्रोह राजनीतिक रूप की धारणा कर लिया और इसके इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए। आगे बात करते हैं। 22 फरवरी 1946 को 9 सैनिकों के समर्थन में बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आंदोलन किया गया, जिसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। साथ ही 3 झंडे चलते थे उस समय। ठीक है। कांग्रेस का तिरंगा झंडा, मुस्लिम का हरा झंडा, कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। स्थिति के गंभीरता को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना एवं सरदार पटेल ने 9 सैनिकों को समझाया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। 24 जनवरी 46 को समर्पण किया गया और कहते हुए कि हम ब्रिटेन नहीं भारत के समक्ष समर्पण करते हैं। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को आया, यानी पहले देखिए, पहले वेवल आया, फिर शिमला हुआ और फिर उसके बाद जो है 9 सैनिकों का विद्रोह हुआ, फिर कैबिनेट मिशन आया। ठीक है। ये क्रम पूछता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार गई, लेबर पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। तब क्लीमेंट एटली भारत के प्रधानमंत्री बने और एटली ने अपने हाउस ऑफ कॉमन से पहले सम्मेलन में 14 मार्च 1946 को यह कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और 10 दिन के बाद भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के गठन के उद्देश्य को 24 मार्च 1946 को कैबिनेट भारत आ गया, जिसमें 3 सदस्य थे। काल से करके याद रख सकते हैं। क्रिप्स, अलेक्जेंडर लॉरेंस। ठीक है। जो क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड के थे, अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। ठीक है। और लॉरेंस अध्यक्ष थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी 14 अगस्त 1946 को मनाया गया। संविधान सभा की अपनी स्थिति को नजदीक देखते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की और इसी दिन से भारत में सांप्रदायिक दंगे भी प्रारंभ हो गए। ठीक है। उसी दिन बंगाल के मुख्यमंत्री सुहरावर्दी ने इन दंगों को भड़काने के उद्देश्य से बंगाल में अवकाश घोषित कर दिया, जिसने बाद में कम से कम 4000 लोग मार दिए गए और 10,000 लोग घायल हुए। सांप्रदायिक दंगों का सबसे विभत्स स्वरूप पूर्वी बंगाल में नोआखली में देखने को मिला, जहां हत्या की तुलना में संपत्ति की लूट, बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई। नोआखली की घटना प्रतिक्रिया बिहार में हुई, जहां मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू किसानों का सामूहिक जो है विद्रोह हुआ, जिसमें होने वाले नरसंहार नोआखली से कहीं अधिक भयंकर था, जिसमें 7,000 लोग मारे गए। बिहार के गढ़ मुक्तेश्वर में जहां हिंदू तीर्थयात्रियों ने 1,000 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। पंजाब के 5,000 लोग मारे गए, जिस विषय में पेड्रेल मून ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड क्विट में लिखा है कि इन दंगों में लगभग 1,80,000 लोग मारे गए। इसके अलावा 60 लाख मुसलमान, 45,000 हिंदू तथा सिख जो है शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए। इसी सांप्रदायिक दंगों के बीच गांधी नोआखली की गलियों में घूम घूम कर 70 वर्ष की उम्र में शांति स्थापित करने की अपील कर रहे थे। इसी घटना के विषय में लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बॉन्डी फोर्स कहा। साथ ही यह भी कहा कि जो कार्य 50,000 बंद सिपाही नहीं कर सके, वह कार्य गांधी जी ने कर दिखाया। अब यहाँ से आगे की क्लास में बात करेंगे हम लोग अंतरिम सरकार का गठन। 1-2 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा।